तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी। ठीक है, फोर्थ वीडियो है प्लेलिस्ट की, और इससे 3 जो पहले वाली वीडियो है वो एक बार आप ज़रूर देख लेना। फिर से मैं पूरा सब कुछ नहीं बताने वाला कि मैं क्या क्या करवा रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले जो सेक्शन ए है वो हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं, और इस बार मैं ज़रूर ये बोलूँगा कि आप इसको 1.5x की स्पीड पर या 2x की स्पीड पर देखो, ताकि आपका कम से कम टाइम लगे, क्योंकि वीडियोज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बन रही है और इतना टाइम हमारे पास में है नहीं। देखिए, क्वेश्चन है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। कोई भी 2 डिफरेंस आपको लिखने हैं। तो जनरल थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, सब्सटेंस जो होते हैं वो होते हैं जो डिकम्पोजर्स के थ्रू जो है वो डिकम्पोज कर दिए जाते हैं, ब्रेक डाउन कर दिए जाते हैं सिंपल सब्सटेंस के अंदर। जिनका डिकम्पोजर्स पे जिनकी पावर चलती है वो तो होते हैं बायोडिग्रेडेबल, और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वो होते हैं जिनके ऊपर डिकम्पोजर्स का एक्शन नहीं चलता। ठीक है, अब इनके अगर डिफरेंस की हम बात करें तो पॉज करके वीडियो को, ये सारा आंसर जो है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप पूरा पढ़ सकते हो। काफ़ी टू द पॉइंट आंसर लिखा है मैंने, और आप भी कोशिश करो कि जब आप परसों एग्जाम देने जाओ तो टू द पॉइंट अपने आंसर को रखो। जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो अपने आंसर के अंदर डाल करके आओ। तो जैसे ये डेफिनेशन आप रीड आउट करोगे ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। इतना सिंपल डेफिनेशन मैंने लिख रखा है। फिर भी अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर एक बार आप उसको जो है कमेंट करके पूछ लेना। अगले क्वेश्चन के अंदर हम बात करें तो ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द इथेनोइक एसिड और प्रोपेनॉन। 2 चीज़ों की आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी है, और हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ना पूछ करके आपको बॉन्ड स्ट्रक्चर भी पूछ ले। क्या पूछ ले? बॉन्ड स्ट्रक्चर। डिफरेंस थोड़ा सा ही होता है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में आपको डॉट्स लगा करके इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करना होता है, और बॉन्ड स्ट्रक्चर में आपको सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्डिंग जो है वो रिप्रेजेंट करनी होती है। शुरू करते हैं एथेनोइक एसिड से। ठीक है, तो इस तरफ मैं बना रहा हूँ आपका एथेनोइक एसिड। देखो, सबसे पहले तो आप यह आइडेंटिफाई करो कि इसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है, जो कि हमें दिख रहा है कि है। ओइक एसिड जो है वो हम लगाते हैं, सबको पता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। ठीक है, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप आपको पता चला कि कौन सा है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप है। और कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप में जो आपका सिंबल होता है वो चलता है C++ O विद सिंगल बॉन्ड OH। इतना भी सबको पता है। ये पता करने के बाद में अब आप देखो कि इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। तो इथ जो है, इथ रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर 2 कार्बन एटम है। तो सबसे पहले आपको क्या करना रहता है, सबसे पहले आप कार्बन एटम्स को बनाओ विद सिंगल बॉन्डिंग। तो 2 कार्बन एटम हमने बना लिए ईथ के लिए। उसके बाद में आप यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप ऐड करो, जो कि कुछ इस तरीके से हो जाएगा आपका। और उसके बाद में जो रिमेनिंग कार्बन की वैलेंसीज अनसेटिस्फाई रह गई उसको सेटिस्फाई कर दो हाइड्रोजन कार्बन से, सॉरी हाइड्रोजन एटम से। तो देखो आपकी ये वाला जो अपना कार्बन एटम है उसकी चारों वैलेंसीज जो हैं वो सेटिस्फाई हो चुकी है। अब इस वाले कार्बन के हमने 1 बॉन्ड तो बना रखा है, 3 बॉन्डिंग और बनेगी जो कि सेटिस्फाई करेगा हमारा प्यारा हाइड्रोजन एटम। तो इस तरीके से ये आपकी बन जाएगी बॉन्ड स्ट्रक्चर। इसको हम क्या बोलेंगे कि ये एक आपकी बॉन्ड स्ट्रक्चर है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी है तो जहाँ जहाँ हमने सिंगल बॉन्डिंग लगाई है वहाँ वहाँ पर आप 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखा देना, कुछ इस तरीके से, है ना। और जहाँ पर हमने डबल पेयरिंग बनाई है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में कार्बन डबल पेयरिंग के अंदर है, तो यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। और इस वाले सिंगल बॉन्डिंग के लिए आप कुछ इस तरीके से दिखा सकते हो। अब आपको सर्कल्स बनाने होते हैं तो वो भी मैंने क्लासरूम में बहुत अच्छे से बता रखा है कि हाइड्रोजन जो है वो इस तरीके से छोटे सर्कल्स के अंदर अपनी वैलेंसी को फिल करता है। ऑक्सीजन भी ऑक्सीजन जो है वो कुछ इस तरीके से अपनी वैलेंसी को फिल करेगा, जहाँ पर 4 तो डॉट लगेंगे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, और 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑक्सीजन के पास में और होते हैं जो शेयरिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते, उनको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। इसी के साथ में अगर हम देखें ये वाला भी बॉन्ड बन जाएगा कुछ इस तरीके से। अब अगर हम बात करें कि कार्बन कैसे अपनी सेटिस्फाई करेगा वैलेंसी को, तो कार्बन जो है वो एक बड़ा सर्कल जो है वो बनाएगा कुछ इस तरीके से, और ये वाला कार्बन जो है कुछ इस तरीके से एक बड़ा सर्कल यहाँ पर बनाएगा। तो ये बन जाती है इसकी डॉट स्ट्रक्चर। बेटा यहाँ पर टाइम मेरे पास में कम था, इसलिए मैंने बॉन्ड स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर को दोनों को एक ही डायग्राम में बना दिया, बट आपको एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं करना है। इंडिविजुअली आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना कि क्वेश्चन में आपको बॉन्ड स्ट्रक्चर पूछी है या डॉट स्ट्रक्चर पूछी है, और उसके बाद में आराम से इसको बनाना। बात करते हैं सेक्शन बी की, इसमें पार्ट बी की। तो इसमें पूछा है आपसे प्रोपेन। फिर वही बात कि सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। फंक्शनल ग्रुप में हमें दिख रहा है कि इसमें ONE लग रहा है, जो कि हमारा होता है कीटोन ग्रुप के लिए।
ठीक है। अब कीटोन ग्रुप जब आपको पता चला कि कीटोन है तो कीटोन का आपको देखना है सिंबल क्या होता है। इसका सिंबल हम लिखते हैं कि सी डबल बॉन्ड ओ, जिसमें इस तरफ भी कार्बन चेन होती है और इस तरफ भी कार्बन चेन होती है। तो ये मेन फॉर्मूला होता है आपका कीटोन वाले फंक्शनल ग्रुप का। अब हमें फाइंड करना रहता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं। तो प्रॉप अगर लगा रखा है तो प्रॉप हमें बताता है कि 3 कार्बन एटम है। तो स्टार्टिंग में हम कार्बन एटम बनाएंगे सिंगल बॉन्डिंग के साथ में कुछ ऐसे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप ऐड करेंगे। अब कीटोन जो है वो हमेशा चेन के बीच में ऐड होता है, तो हम इस वाले पर कीटोन को ऐड कर देंगे। जो सेंटर में जो सी है उसकी चारों वैलेंसीज सेटिस्फाई हो चुकी है, बट हमारा जो फर्स्ट सी है और जो लास्ट सी है वो अनसेटिस्फाई है। इनको सेटिस्फाई करने के लिए हम हेल्प लेंगे हाइड्रोजन एटम की। तो कुछ इस तरीके से जो है हमारा कार्बन जो है वो अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो बना है बेटा जी आपका बॉन्ड स्ट्रक्चर, और आप इसी तरीके से इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। आई थिंक कि आप इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर खुद से बना लोगे। चलिए अब हम जो है वो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो आपको सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए एक डायग्राम बनाना है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कि जो हमारे फादर हैं उसके क्रोमोसोम को हम एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, शायद आपको दिख भी रहा है, एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो मदर होती हैं उनको हम एक्स वाले क्रोमोसोम से रिप्रेजेंट करते हैं। ना कुछ भी नहीं करना, ये जो एक्स वाई और एक्सेस करके जो एलील्स हैं उनको आपको क्रॉस करवाना है। फर्स्ट एलील को जब आप फर्स्ट एलील से क्रॉस करवाएंगे तो एक्स क्रोमोसोम बनेगा। फर्स्ट एलील को सेकंड वाली एलील से करवाएंगे तो एक्स क्रोमोसोम बनेगा। उसके बाद में सेकंड वाली एलील को इस तरफ वाले एलील से रिप्रेजेंट क्रॉस करवाएंगे तो एक्स वाई बनेगा। और फिर अगेन आप इस तरफ वाली सेकंड एलील को इस वाली सेकंड एलील से क्रॉस करवाएंगे तो एक्स वाई बनेगा। नाउ क्लियरली स्टूडेंट आप देख पा रहे हो कि एक्स जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है गर्ल चाइल्ड को, और जो एक्स वाई होता है वो रिप्रेजेंट करता है बॉय चाइल्ड को। और यहाँ पर हम ये भी देख पा रहे हैं कि दोनों की प्रोबेबिलिटी 50-50% होती है। तो कुछ इस तरीके से ये जो पूरा डायग्राम है, इस तरीके से आप अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर पूरा डायग्राम बना करके आ सकते हो। फॉर व्हाट? फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें आपसे पूछा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग से आप क्या समझते हो? तो बेटा इसका आंसर आप एक बार जरूर से पढ़ लेना पूरा लाइन टू लाइन की किस तरीके से आपको लिख करके आना है। बेसिक कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करवा देता हूँ कि जब लाइव वायर न्यूट्रल वायर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है उस टाइम पर आपकी शॉर्ट सर्किटिंग होती है। उस टाइम पर आपकी क्या होती है? आपकी शॉर्ट सर्किटिंग उस टाइम पर हो जाती है। अब होता क्या है एक्चुअल के अंदर, जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई अप्लायंस आपने लगा रखा है, फॉर एग्जांपल ये आपका कोई ट्यूबलाइट है। ठीक है, ट्यूबलाइट लगा रखा है और यहाँ से आपका इसमें आ रहा है लाइव वायर और इस तरफ से जा रहा है इसका न्यूट्रल वायर। ठीक है, करंट को कैरी कौन करता है? लाइव वायर कैरी करता है। तो करंट की डायरेक्शन हमने इस तरीके से दिखा दी कि लाइव वायर आ रहा था और न्यूट्रल वायर से ही जा रहा था। आपको पता है कि ट्यूब लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है और कुछ ना कुछ अपने अंदर रेजिस्टेंस जो है वो रखती है। इन केस अगर मान लो कि ये दोनों वायर जो है वो ट्यूब लाइट में जाने से पहले ही आपस में कहीं टच हो जाते हैं, तो जो आपका करंट होगा वो ट्यूब लाइट में जाने की बजाय इस नए पाथ को फॉलो करेगा। इसमें मैं अलग पेन से रिप्रेजेंट करता हूँ कि वो जो करंट होगा जो पहले आपके ट्यूब लाइट में जा रहा था, अब वो ट्यूब लाइट में जाने की बजाय एक नए पाथ को फॉलो करेगा और वो पाथ होगा ये, है ना। अब आप बोलोगे सर इस पाथ को क्यों फॉलो करेगा करंट? पहले तो ट्यूबलाइट में जा रहा था, अब क्यों नहीं जा रहा ट्यूबलाइट में? तो ये एक करंट की प्रॉपर्टी होती है कि वो ईजीएस्ट पाथ को फॉलो करता है जब भी उसे फ्लो होना होता है तब। अब आप देखोगे कि अगर हम ट्यूबलाइट वाले पाथ में जाएं तो यहाँ पर ट्यूबलाइट करंट को एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगी। रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है? करंट को रोकने वाला। तो उस रास्ते में तो करंट को रोकने वाली कोई चीज़ पहले से बैठी है, तो करंट क्या करेगा? करंट इस वाले रास्ते को तो छोड़ेगा और जो शॉर्टकट है, जो सिंपल है, जिसमें कोई भी रुकावट नहीं है, उस रास्ते को ये फॉलो करता हुआ ट्रेवल करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर लाइव वायर न्यूट्रल वायर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है तो रजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वायर के वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती है, मतलब नियरली जीरो रजिस्टेंस जो है वो हो जाता है। और आपको पता है कि अगर रजिस्टेंस जीरो हो गया तो करंट क्या होगा?
करंट जो है वो अचानक से बढ़ जाएगा। तो ये सारे जो कोर कंसेप्ट की चीज़ें थी ये मैंने आंसर में राइट कर रखी है। इसको एक बार वीडियो को पॉज करके आप पूरे को रीड आउट कर सकते हो। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है इस क्वेश्चन के अंदर तो वो आप कमेंट के अंदर मुझसे पूछ सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि व्हाट इज़ बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन टर्म से क्या समझते हो आप। एंड आगे पूछा है कि विल द लेवल ऑफ दिस मैग्निफिकेशन इंक्रीजेज और डिक्रीजेज एज वी गो फ्रॉम वन टॉपिक लेवल टू अनदर टॉपिक लेवल। बेटा यहाँ पर आपको याद आ रहा होगा कि जब हम पढ़ते थे तो हमने ये पढ़ा था कि ऐसे करके हम पिरामिड बनाते थे और इसमें सबसे नीचे होते थे आपके प्रोड्यूसर्स, ठीक है, प्रोड्यूसर्स, उसके ऊपर होते थे कंज्यूमर्स और उसके ऊपर भी प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स, इस तरीके से हम ये करते थे। अब हमने यहाँ पर देखा कि कुछ ऐसे टॉक्सिक हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जो कैसे जैसे करके प्रोड्यूसर्स की अंदर जो है वो आ जाते हैं और ये जो हार्मफुल सब्सटेंस हैं वो डिग्रेड नहीं होते, वो ऐसे कि ऐसे ऑर्गेनिज्म में बने रहते हैं। अब जब प्रोड्यूसर को कोई कार्निवोरस आपका जो कंज्यूमर खाएगा ये टॉक्सिक सब्सटेंस उसकी बॉडी में चले जाएंगे। फिर प्राइमरी कंज्यूमर को कोई सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा तो ये उसकी बॉडी में चले जाएंगे। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर को कोई टर्शरी कंज्यूमर खाएगा तो ये उसकी बॉडी में चले जाएंगे। और ख़ास बात ये कि ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के अंदर। तो इस सब चीज़ को कहा जाता है आपका बायो मैग्निफिकेशन। एक बार मैं रीड आउट कर देता हूँ पूरे आंसर को कि मैंने क्या लिख रखा है। The increases concentration of harmful substance such as toxic chemicals in the tissue of an organism with every next trophic level in a food chain is called biomagnification। ये पर्टिकुलर आपकी डेफिनेशन हुई बायोमैग्निफिकेशन की। और क्वेश्चन का जो अगला पार्ट था उसमें ये पूछा था कि बायोमैग्निफिकेशन ट्रॉपिक वाइज बढ़ता है या कम होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि द लेवल ऑफ मैग्निफिकेशन इंक्रीजेज, ठीक है, ये बढ़ता है एज वी गो फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द अनदर ट्रॉपिक लेवल। और सबसे ज़्यादा जो है टॉक्सिक वेस्ट जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जो सबसे टॉप पर जो ऑर्गेनिज्म आएगा। तो टॉप पर बेसिकली हम ये मानते हैं कि ह्यूमंस जो हैं वो सबसे टॉप पर ही आते हैं। तो सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का शिकार कौन होते हैं, हमारे ह्यूमंस, ठीक है। सो आई थिंक कि स्टूडेंट ये भी आपके क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। व्हाट इज़ ओजोन एंड हाउ इट इज़ फॉर्म। ओजोन क्या है और ओजोन जो है वो कैसे बनती है। तो सबसे पहले ओजोन सबको पता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन। तो ये कुछ इस तरीके से आपको आंसर पूरा लिख लेना है। मैंने आंसर को रीड नहीं किया, मैंने अपने आंसर मन से पूरा बोला था। यहाँ पर कुछ और लाइन्स लिखी हुई है, ये आप यहाँ से रीड कर लेना कि ये जो है आपका ओजोन होता है। उसके बाद में आपको बताना है कि ओजोन फॉर्म कैसे होती है, बनती कैसे है। तो ये थोड़ा सा सीख लो कि ऑक्सीजन क्या है, सॉरी आपका ओजोन है क्या। सबसे पहले तो ये समझो कि ओजोन जो है वो O3 मॉलिक्यूल है। क्या है, O3 मॉलिक्यूल है। अब ये O3 जो मॉलिक्यूल है ये बना कैसे। हम जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन होती है O2 की फॉर्म में। तो इसको हम बोलते हैं आपका मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अब बेटा होता क्या है कि हायर एल्टीट्यूड्स पे जहाँ हम स्ट्रेटोस्फीयर के पास में अगर चले जाते हैं तो ये जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है इसको हमारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ब्रेक कर देती, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रहती, काफ़ी पावरफुल रहती है। तो वो इतने केपेबल है कि ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन के अंदर जो ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं उन दोनों की बॉन्डिंग को वो ब्रेक कर देती है। कौन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अब ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जब ब्रेक होता है तो ये इंडिविजुअल ऑक्सीजन के एटम्स में स्प्लिट हो जाता है। तो इनको हम बोलते हैं एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। फिर से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। बेसिकली जनरली हमारे क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो O2 फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर एटमॉस्फेयर में होती है, बट हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर होती है जो कि इनके बॉन्डिंग को तोड़ करके इनको स्प्लिट कर देती है ऑक्सीजन की इंडिविजुअल मॉलिक्यूल में। अब दिक्कत यह है कि ये वाले जो ऑक्सीजन के एटम्स हैं ये इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकते एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ये क्या करते हैं, किसी दूसरे ऑक्सीजन के एटम के पास में जाते हैं और उससे कंबाइन हो जाते हैं। ये था आपका बेटा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल में एटम्स जो हैं वो आते हैं और कंबाइन हो जाते हैं। तो ये क्या बना लेते हैं आपके O3। ये O3 ही है जिसे हम क्या बोलते हैं,
ओजोन बोलते हैं। तो इस तरीके से जो है ओजोन फॉर्म होती है। अब देखा जाए तो एक तरीके से ओजोन बना कौन रहा है, अल्ट्रावोलेट रेडिएशन ही इसे बना रही है, और ओजोन बनने के बाद में इसी रेडिएशन को रोकती भी है अर्थ पर आने से। ठीक है, तो ये सारा जो है सीन अपने स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर चलता है। ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा वापस से रिवाइज कर लेना। अब चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। हाउ इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड। कुछ नए नए टर्म्स हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको सारे टर्म्स समझ में आ गए होंगे कि हाइड्रोनियम आयन क्या होता है और एसिड को डाइल्यूट करने का क्या मतलब होता है। ठीक है, ये सारे टर्म्स अगर आप समझते हो तो इस आंसर को सीधा पढ़ लो, वीडियो को स्किप कर दो, थोड़ा सा आगे वाले क्वेश्चन पे चले जाओ। बाकी जिन बच्चों को नहीं पता उनको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने क्या पढ़ रखा है। हमने ये पढ़ रखा है कि जितने भी एसिड होते हैं उसके अंदर H+ आयन्स जो हैं वो कॉमन है। हर एक एसिड में H+ आयन होते हैं। अब दिक्कत ये है कि H+ आयन इंडिविजुअली तो एग्जिस्ट कर नहीं सकते H+ की फॉर्म में, तो ये H+ आयन वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में जाकर के कंबाइन हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, H3O+, जिसे इज्जत से कहा जाता है आपके हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो हाइड्रोनियम आयन बना कैसे, समझ में आया कि एसिड में थे H+ आयन, H+ आयन इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे थे, तो वो वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर जाकर के कंबाइन हुए और उन्होंने बनाया H3O+, जिसे हमने कहा हाइड्रोनियम आयन। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि जब किसी एसिड को डाइल्यूट किया जाता है तो हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है या कम होता है, वो चेंज होता है, कैसे चेंज होता है ये आपको बताना है। डाइल्यूट करने का मतलब है बेटा कि किसी भी एसिड में वाटर ऐड करना। ठीक है, बेसिकली वाटर में एसिड ऐड किया जाता है, तो वाटर में जब हम एसिड ऐड करेंगे तो हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन डिक्रीजेज विथ डाइल्यूशन एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द एसिड्स आयन एंड द वाटर्स आयन। कि यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन का जो कंसंट्रेशन होगा वो डिक्रीज होगा। और डिक्रीज क्यों होगा, इसका रीज़न क्या बता रखा है कि एक तो हाइड्रोनियम आयन जो पहले से अवेलेबल है वो रिएक्शन होगा उसका वाटर के साथ में, जो कि वाटर के मॉलिक्यूल बना लेगा, दस मेकिंग द सॉल्यूशन लेस एसिडिक विद द डिक्रीजेज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। और जब ऐसा होगा, यानी कि जब हम किसी एसिड को डाइल्यूट करेंगे तो होगा क्या, जो एसिडिक प्रॉपर्टी होगी सॉल्यूशन की वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। एसिडिक प्रॉपर्टी जो होगी ना एसिड की वो कम हो जाएगी। आपको ध्यान रखना चाहिए कि एसिड के अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, एसिड के अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं H+ आयन। और ये H+ आयन किस फॉर्म में रहते हैं, H3O+ आयन की फॉर्म में रहते हैं। अब मान लो कि हाइड्रोजन आयन का ही अगर कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो इसका मतलब हुआ कि H+ आयन का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, और अगर H+ आयन का कंसंट्रेशन कम हुआ तो जो एसिडिक प्रॉपर्टी थी एसिड की वो भी कम हो जाएगी अल्टीमेटली। सो आई थिंक स्टूडेंट की थोड़ा बहुत आप रिलेट कर पा रहे हो कि क्या कंसेप्ट चल रहा है यहाँ पर। चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस डू नॉट बी कैप्ट इन ब्रास और कॉपर वेसल्स। कि क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो खट्टे सब्सटेंस होते हैं, बेसिकली आपका जो कर्ड है या फिर कोई दूसरा सोर सब्सटेंस है, उनको ब्रास और कॉपर के वेसल्स में क्यों नहीं रखा जाता। तो हमारा आंसर कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि एसिड कंबाइंस विथ द मेटल्स टू फॉर्म सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जानते हैं सब कि जब किसी मेटल की रिएक्शन होती है एसिड के साथ में तो वो हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं और रेस्पेक्टिव सोल्ट बना लेते हैं। नाउ व्हेन अ सोर थिंग लाइक कर्ड are stored in brass or copper vessels, the lactic acid in the curd react with the metal causing erosion and formation of toxic salt। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम किसी कर्ड को या फिर किसी दूसरे सोर सब्सटेंस को किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट में, और मेटल में भी कौन सा, स्पेशली अगर ब्रास और कॉपर का वो बना हुआ है उसके अंदर अगर हम रखते हैं तो ये जो कर्ड है या फिर ये जो सोर सब्सटेंस है जिसके अंदर जो एसिड है वो रिएक्ट करेगा मेटल के साथ में, और मेटल के साथ में रिएक्ट करने के बाद में वो क्या बनाएगा, टॉक्सिक सोल्ट बनाएगा। टॉक्सिक का मतलब होता है बेटा पॉइजनस सोल्ट बनाएगा, और अगर हम इस टाइप के पॉइजनस सोल्ट को इनटेक करेंगे तो हमारी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि वो डाइजेशन के लिए सही नहीं माने जाते हैं। तो इसलिए इन सब से बचने के लिए कभी भी हम सोर सब्सटेंस को, कर्ड को ब्रास और कॉपर वेसल में नहीं रखते हैं। ठीक है, ये आपको प्रॉपर आंसर आपको लिखना चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, और क्वेश्चन भी काफ़ी
इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका मैचअप से, तो मैच करना था इनको, तो ये शायद मैंने लगता है कि ये सभी बच्चे ने कर लिया होगा। मैं इनका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पर, और आंसर आप खुद भी मैच कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। जैसे इथेन जो है बेटा वो होता है एक टाइप का आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और उसके बाद में अगर हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन होता है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हेक्सेन जो है अगर वो उसकी बात करें तो वो होता है आपका लॉन्ग चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एंड मिथाइल अल्कोहल जो है वो होता है आपका हाइड्रोकार्बन विद हेट्रो एटम्स, ठीक है। इसको टैली कर लेना अपने आंसर्स के साथ में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। अगेन एक अगेन एक मैचअप है। तो मैच द फॉलोइंग में एक तरफ आपको दे रखे हैं एसिड के नाम, दूसरी तरफ दे रखे हैं नेचुरल सोर्सेज के नाम। और मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको कहा भी था कि एसिड वाली जो टेबल है वो लर्न कर लेना। देखिए फिल करते हैं कि लैक्टिक एसिड किस में होता है, तो सभी को पता है कि लैक्टिक एसिड जो है वो कर्ड में होता है। उसके अलावा अगर हम सिट्रिक एसिड की बात करें तो सिट्रिक एसिड किस में होगा, सिट्रिक एसिड होता है बेटा जी आपका लेमन के अंदर, और स्पेशली सिट्रिक फ्रूट्स में जो कि ऑरेंज लेमन जैसे फ्रूट आते हैं उनके अंदर। एसिडिक एसिड वेल नोन है फॉर विनेगर, एंड ऑक्जेलिक एसिड जो है ये होता है आपका टोमेटो के अंदर, ठीक है। तो इसको भी आप अपने आंसर से टैली कर लेना। बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, पूछा है इनका IUPAC नोमेनकल्चर के अकॉर्डिंग नाम क्या होगा। तो नामकरण सीख लेते हैं एक बार पूरा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। देखो जब भी आपको इस तरीके का कोई मॉलिक्यूलर कंपाउंड दिया हुआ है तो सबसे पहले काउंट किया करो उसके अंदर कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 कार्बन एटम्स यहाँ पर दिख रहे हैं, तो 6 के लिए हम लिखते हैं हेक्स, ठीक है। और उसके बाद में आप देखो कि इनके बीच में बॉन्डिंग कैसी है, तो बॉन्डिंग आपको दिख रहा है सिंगल सिंगल सिंगल, बट यहाँ पर जो है ट्रिपल बॉन्डिंग है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि यहाँ पर बेटा जी आपका क्या है, ट्रिपल बॉन्डिंग है। तो ट्रिपल बॉन्डिंग के लिए क्या लिखते हैं हम, YNE लिखते हैं, ठीक है, याद रखना YNE लिखते हैं हम। आपका जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तब आपका YNE लिखा जाएगा, तो इसके आगे क्या लिखा जाएगा, YNE लिखा जाएगा। बट YNE की लोकेशन भी आपको बतानी कि वो है कहाँ पर, तो हम देते हैं कार्बन्स को नंबरिंग 1 2 3 4 5 ऐसे नंबरिंग दी जाती है इस तरीके से कि जो बॉन्ड है वो सबसे पास में पड़े। तो हम यहाँ से नंबरिंग देना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, फर्स्ट नंबर कार्बन के साथ में आ रहा है, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा हेक्स-1-ईन, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा इसका, हेक्स-1-ईन, या फिर आप सीधा भी इसको लिख सकते हो हेक्सेन, क्योंकि 1 को लिखो चाहे मत लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो हुई आपकी ऑप्शन ए की बात। अब आपका जो बी पार्ट है उसके अंदर H और कुछ इस तरीके से दे रखा है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक फंक्शनल ग्रुप, और वो फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, वो फंक्शनल ग्रुप होगा बेटा जी आपका एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड कैसे, क्योंकि एल्डिहाइड जो है उसका फंक्शनल ग्रुप हम लिखते हैं C+O विद सिंगल बॉन्ड H, और इधर जुड़ी हुई रहती है कार्बन की चेन। तो अगर आप इस वाले पार्ट को देखोगे तो ये बन रहा है आपका एल्डिहाइड, है ना। अब क्योंकि इसमें एक ही कार्बन है तो एक कार्बन के लिए हम लिखते हैं मिथ, और मिथ के साथ में क्या जुड़ा हुआ है आपका, मिथ के साथ में जुड़ा हुआ है आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए हम सफिक्स लगाते हैं AL, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मीथेनल, ठीक है। ये इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने प्री बोर्ड में भी गलत किया था, इसको दोबारा से एक बार रेफर कर लेना किस तरीके से इसका नामकरण निकाला गया है। वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, 2-4 सेकंड का पीछे से दोबारा से देख लेना, समझ में आपको और ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा। चलते हैं 15th क्वेश्चन पे। 15th क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा है कि वाई डज अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। कंपास की जो नीडल होती है, ये मान लो कोई कंपास है नॉर्थ, टेल होती है इसकी साउथ में, तो ये कंपास नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट क्यों करती है जब इसे किसी बार मैग्नेट के पास में रखा जाता है। बहुत सिंपल है कि कंपास जो है हमारा वो एक तरीके का बेटा जी मैग्नेटिक डिवाइस है, उसमें स्मॉल मैग्नेट लगा हुआ रहता है, वही उस जो कंपास की नीडल है उसको एडजस्ट करता है। अगर आप इस छोटे से मैग्नेट को एक बड़े से बार मैग्नेट के पास में लेकर के जाते हो तो दोनों ही मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड आपस में मैच करेगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड आपस में टकराएगी तो डिफ्लेक्शन होगा निडल के अंदर, ठीक है। उसका असर क्या होगा, ये निडल जो है वो हिलने लग जाएगी। तो ये आपका कोर आंसर है। आंसर राइट कैसे करोगे, इस पूरे को अच्छे से रीड आउट कर लेना, वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। फिर चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में पूछा है कि राइट डाउन द नेम्स ऑफ सोल्ट यूज्ड फॉर द फॉलोइंग। ओहो, ये आ गया आपका सेक्शन सी,
जिसको हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं करने वाले हैं। इसके लिए अलग से एक वीडियो आएगी। और आप यहाँ तक का जो है सेक्शन बी हमने आज कंप्लीट कर लिया है, इसको पूरा अच्छे से देख लिया। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के अंदर, और फिर आपको फिर अगले क्वेश्चन जो वो बड़े क्वेश्चन होने वाले हैं अब सेक्शन सी के अंदर, तो उसमें मैं थोड़ा सा क्या करूँगा, सीधे आंसर रीड नहीं कराऊंगा लाइन टू लाइन, उसको मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करूँगा, क्योंकि ऐसे करके तो फिर हम एक ही पेपर को सॉल्व कर पाएंगे और एग्ज़ाम निकल भी जाएंगे। तो और या फिर आप कमेंट करके ये भी बता सकते हो कि इसके आगे मैं सॉल्यूशन सीधा ही प्रोवाइड करवा दूँ फॉर्मेट, PDF फॉर्मेट के अंदर, उसको एक्सप्लेन करूँ या ना करूँ। ठीक है, चलो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।